नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने दोबारा अवसर दिया संवाद का। सर, ये जो राजा रघुवंशी हत्याकांड है, इसमें मेघालय की एसआईटी जैसे जैसे उन 3 आरोपियों के साथ साथ सोनम रघुवंशी से पूछताछ कर रही है, तो ऐसे खुलासे हो रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सोनम बहुत ही शातिर और प्रोफेशनल अपराधी हो। अंजू जी, कुछ लोगों में लाखों में दसियों लाखों में होता है जिसको पुलिस की भाषा में कहा जाता है इनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ऐसे नमूने भगवान बहुत रेयरली 2500 सालों में एक नमूना पैदा होता है। वैसी है ये सोनम और वैसे ही है ये राज कुशवाहा। राम बिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी। कौन किसका सुपीरियर है ये कहना बड़ा मुश्किल है। सोनम जी फरमाती हैं कि वो इसलिए उन्होंने दिल फेंका राज के ऊपर कि वो बड़ा डेयरिंग था। डेयरिंग नहीं था, शेक्सपियर ने कहा था फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। मूर्ख वहां पहुंच जाते हैं जहां फरिश्ते भी जाने से घबराते हैं। इन्होंने दरअसल वही गलती की, रॉन्ग नंबर डायल करके। अंजू जी, इन्होंने कितनी गलतियां की हैं, अब जो खुलासे आ रहे हैं। मैंने भी अपने जीवन में बड़े शातिर अपराधी देखे, परवर्ट्स देखे, सैडिस्ट देखे, और ये उसी श्रेणी में आते हैं कि जो टॉप लेवल, एक होता है गांव का खिलाड़ी, एक होता है शहर का खिलाड़ी, एक होता है प्रदेश का खिलाड़ी, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी। ये दोनों राज और सोनम, ये दोनों अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं ये। और मैं बताऊंगा कैसे कि अभी तो आपने देखा था इन्होंने भागने के क्या क्या इंतजाम किए। पिछली बार तो हमने हत्या की बात की, फिर हमने कहा था ये शक है कि ये हवाला कारोबारी भी करते हैं। तब तक ये बातें खुलासी नहीं, क्योंकि जिस स्पीड से मेघालय पुलिस इसकी विवेचना कर रही है और जो खुलासे आ रहे हैं, इसका एक मौसेरा भाई है, मौसेरा भाई जिसका नाम जितेंद्र रघुवंशी है। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये भी नौकर है सोनम के पिता के फर्म में और बहुत छोटे ओहदे पे। जितेंद्र की मां देवास में चूल्हा चौका करके किसी तरीके से अपना भरण पोषण करती है। जितेंद्र को यह भी नहीं मालूम है कि उसके नाम से 4 अकाउंट खोल करके सोनम और राज उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं म्यूल अकाउंट। अगले को मालूम भी नहीं होगा कि तुम्हारा अकाउंट मेरे पास है, और हम उस अकाउंट का दुरुपयोग करके फ्रॉड के पैसे, इनकम टैक्स बचाए हुए पैसे, नंबर 2 के पैसे वहां पार्क करते हैं, और म्यूल अकाउंट में कुछ कहते हैं थोड़ी सी धनराशि हम दे देते हैं जिससे कि उनका मुंह बंद रहे। अब म्यूल अकाउंट था, कुछ पैसे देते थे नहीं देते थे। हमें क्या लगता है कि जितेंद्र चूंकि खुद भी नौकर था, मौसेरा भाई था, अब कहते थे चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जितेंद्र को अगर मालूम नहीं था तो कम से कम जितेंद्र अभी चोर नहीं, क्योंकि गिल्टी इंटेंट उसके अंदर नहीं था। क्योंकि गिल्टी इंटेंट नहीं था तो मुझे क्या लगता है कि सोनम और राज ने उसको वरगला करके उसके आधार और अन्य अभिलेखों से 4 अकाउंट खोल करके उसका दुरुपयोग किया। और आप लोग भी, आपके दर्शक बड़े सावधान रहें, किसी को आधार दे करके फर्जी अकाउंट न खुलवाएं या किसी को अनुमति दे कि आपके नाम का कोई अकाउंट खोले। दुरुपयोग होने पे आपकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। अब हम आ जाते हैं इस कहानी के ऊपर। इस कहानी का पहले आप एक बार दोबारा डेट लाइन समझ लें। 11 मई, 13 मई, 23 मई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 11 मई की शादी, 13 मई को इनका प्रस्थान, 23 मई को गायब होना, 2 जून को लाश मिलना, और गाजीपुर में इनका सोनम जी का प्रागट्य होना तथा कथित बदहाल हाल में। अब इसके ऊपर अगर हम जोड़ना शुरू करें, इसमें तमाम एनडीटीवी, इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, तमाम ने अलग अलग समाचार प्रकाशित किए हैं, तो उसको बड़ा समय लगता पढ़ने में। हालांकि मैं कहूंगा बड़ी फैक्चुअल रिपोर्टिंग हुई है। जो मेघालय पुलिस की प्रेस रिलीजेस हैं उनके आधार पर है। आकाश, विशाल और आनंद ये तो पहले ही थे। आकाश राजपूत गिरफ्तार हुआ, विशाल और आनंद गिरफ्तार हुए। जो 5 गिरफ्तार हुए हैं, 5 एक्यूज्ड, इन 3 के अलावा सोनम और राज। अब विशाल वही था जिसने राजा के ऊपर पहला आक्रमण किया। और अब देखिए कि सोनम ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया है और कह दिया है, और उसने ये कहा कि उसने पहले 20 लाख एश्योर किया था
कि हम देंगे अगर ये काम हो जाता है। काम क्या था? अपने पति की हत्या। 20 लाख उसने सौदा किया था। उसने पेशगी 50,000 दिया था प्लानिंग और ट्रैकिंग के लिए, और किसके माध्यम से दिलवाया था? राज के जरिए। अब ये जो पार्टी थी आपकी हत्यारों की, ये पहले ट्रेन से गई इंदौर से दिल्ली, और दिल्ली से गुवाहाटी, फिर राजधानी एक्सप्रेस पकड़ करके मई 18 को ये लोग पहुंच गए थे, और वहां रेकी वगैरह का काम ये अंजू जी वहां कर रहे थे। राजा और सोनम ये इंदौर से शिलोंग गए थे 20 तारीख को, और उसके बाद आपने तभी से सोनम अलग अलग तरीके के एप्स कम्युनिकेशन के लिए और ट्रैकिंग के लिए, सोनम आप समझ सकती है इसका शातिर दिमाग, फर्जी अकाउंट ये खुलवाए, हवाला की डीलिंग ये करे, रोग एप्स इस्तेमाल करके ट्रैकिंग ये करे, और ट्रेन से उसके बाद अगर आप देखेंगी, अगर आप देखें जिस तरीके की हत्या हुई, और उसके बाद आती है पाप मोचनी एकादशी, 2 दिन थी, 22 की भी थी, कुछ लोगों ने 22 को बनाया, कुछ ने 23 को बनाया। हमें जहां तक याद आ रहा है 23 मई को इसने अपनी सास से बात किया कि हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तब तक राजा की हत्या हो चुकी थी। और हत्या के बाद कितने आत्मविश्वास के साथ वो अपनी सास से सती सावित्री बन करके कह रही थी कि मैं व्रत हूं, यहां फलाहार की कोई व्यवस्था नहीं है। और तो सास बेचारी पूछ रही थी, अरे कितना देखो इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, और ये कितना जहां फलाहार भी नहीं, लेकिन कितनी अच्छी बहू है हमारी। कामाख्या भी दर्शन किया गुवाहाटी में, कामाख्या में भी देखो, तो उसके बाद जा रही है। और ये भी कहा था कि एक बनौती अपनी सास से कहती माँ की तरह कि हम तब तक शारीरिक संबंध पति पत्नी के रूप में नहीं बनाएंगे जब तक हम मनौती पूरी नहीं कर लेंगे, दर्शन करेंगे। ये सब नाटक था इनका। और नाटक के बाद हम आते हैं इनको, जो इन्होंने हमारे राज बाबू थे, ये डेयरिंग कह रही है, मैं डेयरिंग नहीं, निहायत कलुषित मानसिकता का, और जिसको कहते हैं कि ये भी ट्विन पीस थे इनके ट्विन पीस थे सोनम के, कि सोनम और ये एक ही तरीके के क्रिमिनलिटी वाले थे, क्योंकि सहज एक आदमी में ये सब विचार आएगा ही नहीं। बहुत लोग प्रेम प्रसंग करते हैं, माता पिता मान जाए, माता पिता न माने, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक अपने प्रेम तथा कथित प्रेम के चक्कर में, और ये तो मैं भी समझ रहा हूं, सोनम ऐसी लड़की अपने आप के अलावा किसी से प्रेम करने का उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को प्रेम कर सकती है। और बेजा तो ये शक था कि अगर राजा की हत्या हो जाती और इसको राज से शादी करनी पड़ती तो ये राज को भी ठिकाने लगा देती। और जेम्स हैडली चेस का एक उपन्यास, जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, लाइक अ होल इन द हेड, लगभग, हालांकि इन्होंने जेम्स हैडली चेस नहीं पढ़ा होगा क्योंकि इनकी ऐसी प्रतिभा नहीं है, लेकिन प्लॉट हाँ, लेकिन हो सकता है कि हिंदी रूपांतरण पढ़ लिया उन्होंने, ऐसा ही कुछ प्लॉट उसमें भी था। तो ऐसे प्लॉट पढ़े होंगे, अब तो नेट पे हर चीज अवेलेबल है। तो अब आप ये देखें कि इन्होंने जब देखा कि फरवरी में सोनम की शादी तय हो रही है, तो राज और सोनम ने कहा कि कुछ ऐसा इंतजाम करो कि पिताजी जो है वो तो हार्ट के पेशेंट हैं, अगर उनको ये कहा कि हम शादी नहीं करेंगे तो कहीं दिल का दौरा पड़ जाए और मर आ गए तो गुनाह बेलज्जत, लेना एक न देना दो, न गिलास थोड़ा बारह ने। तो पिता के हार्ट की मरीज के होने के मद्देनजर उसने सोचा कि रास्ता कुछ और अपनाएं, और शायद ये बात उसने मेघालय पुलिस से शेयर भी की है। तो इन्होंने 2 प्लान बनाए। पहला प्लान ये बनाया कि स्कूटी ले जाकर के इंदौर की एक छिछली नदी है वहां ले जाके खड़ा कर दें, और वहां पर अपना सामान और चप्पल छोड़ दें और भूमिगत हो जाए, दिखा दें कि वहां से कहीं या तो बह गई या फिर कहीं, अब इंदौर कोई छोटा मोटा शहर तो है नहीं, इंदौर तो एक भारत का एक प्रमुख शहरों में से एक है। अब ये समझी कि वहां जाकर के एक नदी में ये स्वांग रचेंगी और पकड़ी नहीं जाएंगी और वहां पे एकांतवास होगा। ये दरअसल आज की तारीख में गंगोत्री में भी संभव नहीं है, गौमुख में भी संभव नहीं है। तो इनकी मूर्खता थी, ये समझ रही थी कि वहां जाकर के एक नदी के किनारे स्कूटी अपनी छोड़ देंगे और बह जाएंगे। दूसरा, उससे भी ज्यादा क्रांतिकारी इनके अंदर विचार आया कि स्कूटी ले जाएं और उन्हीं की कद काठी की सोनम की एक लड़की का अपहरण करके उसकी हत्या करके और उसको स्कूटी के साथ जला दें। तो ये मालूम पड़ेगा कि स्कूटी जल गई और ये भी जल गई सोनम, और फिर सोनम कहीं और जाकर के भूमिगत हो जाए। आप समझ सकती हैं कि दिमाग की कल्पना शक्ति की उड़ान कहां तक जा सकती है। ये सब बातें मेघालय पुलिस की पूछताछ में सामने आ रही कि किसी का मर्डर करके खुद को अंडरग्राउंड करना चाहती थी, यहां तक सोच थी।
यहां तक इनकी सोच थी। और एक बहुत प्रमुख चैनल ने इसको दिया भी है, आपको अगर आप इसको देखें तो बहुत प्रमुख चैनल ने इस चीज को दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी दिमाग की प्राथमिकताएं क्या थी, इनके दिमाग की प्रोग्रामिंग क्या थी। मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि इस उम्र की कोई लड़की या लड़का यहां तक भी आगे सोच सकता है, लेकिन बात अगर है और पब्लिक डोमेन में है। दरअसल 1 मई को जो इन्होंने राजा को मारने का प्लान बनाया वो था प्लान बी। चेरापूंजी जाने की बात इसीलिए की थी क्योंकि गुवाहाटी में हत्या का प्लान था, गुवाहाटी में हत्या नहीं हो पाई। अब ये कहां पर गए, अब आप इसको देखें। 23 तारीख को इनको राज ने एक बुर्का भी दिलवाया कि कहा तुम बुर्के में सफर करना जिससे कि तुम्हारी शिनाख्त ना होने पाए। बुर्के की बात यहां से शुरू होती है। जमाने बाद अंजू जी बुर्के का इस्तेमाल अपराधियों के द्वारा किया गया क्योंकि यह फैशन 20-25 साल पहले था। इधर बुर्के का प्रचलन करीब करीब बंद हो चला था, लेकिन पहले बुर्का बहुत इस्तेमाल होता था। तो आप इससे समझ सकती हैं कि सोनम और राज कितने कितने क्रिमिनल माइंडेड है, माइंड में किस तरह का ओरिएंटेशन और क्या इनके मन में सुनामी चलता रहता होगा। बहरहाल 23 को टैक्सी से बुर्का उपलब्ध कराने के बाद इनको रवाना कराया गया और मैं बुर्का पहन करके गई, वाराणसी से गाजीपुर गई, उसकी तो बात हम लोग बाद में करेंगे। और 25 मई से 8 जून तक ये इंदौर में रही, जबकि सारा सब वहां पर शांति सभा और ये सब और पूजा पाठ हवन यज्ञ सब चल रहा था और किसी को हवा नहीं लगी कि ये वहीं पर है। और ये जो सेफ हाउस इसने बनाया इस लड़की ने, अंजू जी, सेफ हाउस हम उसको कहते हैं कि अपराधी अपराध करने के बाद कहां छुप करके भूमिगत हो जाएगा। तो ये भूमिगत होने के उद्देश्य से सोनम ने अपने लिए तैयार किया था। अब आप समझ सकती हैं कि ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये रेंटेड था या खरीदा हुआ था, लेकिन जिसका रूट अगर आप समझें तो आपको और इनके दिमाग के बारे में जानकारी होगी। ये गुवाहाटी से सिलीगुड़ी गई, बस से पटना गई, उसके बाद आरा पहुंची और ट्रेन से लखनऊ गई और फिर बस से इंदौर गई। तो आप इनकी जो रूट मैपिंग वगैरह है आप उससे अंदाज लगा सकती हैं कि कितना अपने आप को इन्होंने अपने फुटस्टेप्स को छुपाने की कोशिश की। इन तमाम चीजों से आप समझ सकती हैं कि क्रिमिनलिटी कूट कूट के इनके डीएनए में भरी हुई है। और अगर राजा का परिवार कह रहा है कि इनकी नार्को एनालिसिस होनी चाहिए, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं कि ऐसे शातिर अपराधियों की न केवल लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए बल्कि नार्को एनालिसिस भी होनी चाहिए, जिससे कि और मालूम पड़े कि इनके गर्त में क्या है। आपने देखा होगा कि जो हमारे आपके सामने एक सामान्य बल्कि एक शातिर हत्याकांड था और जिस तरीके से लाश के मिलने के बाद पूरी एक तरीके से कहानी ही पलट गई और बदल गई। आप ये अंजू जी समझ सकती हैं कि इसमें कितने पेज कितने पोल पट्टे हैं। इसमें आपको हत्या के पहले जो और प्लान ए प्लान बी था, अगर ये बात मतलब इसमें लेश मात्र भी सच्चाई है तो आप समझ सकती है कितनी क्रिमिनलिटी कूट कूट के भरी हुई है। और अगर क्रिमिनलिटी कूट कूट के भरी हुई है, अभी तमाम तथ्य सामने आने हैं। आखिर ये सेफ हाउस इंदौर में सोनम को रखने की जरूरत क्या थी अगर उसके मन में कोई प्लान डी न रहा हो, वरना कोई जरूरत नहीं थी इतना बड़ा निवेश करने की, इतना पैसा खर्च करने की, एक सेफ हाउस तैयार करने की। सर एक चीज और जो सामने आ रही है कि राज कुशवाहा जो है उसने मेघालय पुलिस के सामने पूछताछ में कहा है कि मुझे कम से हाथ जोड़कर कहा है कि मुझे कम से कम सोनम का प्रेमी ना कहा जाए, मेरा उससे ऐसा कोई संबंध नहीं था। हाँ, मैं राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल था लेकिन मैं उसका प्रेमी नहीं हूं। और जब उसे पूछा गया कि फिर प्रेमी कौन था तो वो चुप हो गया। सर तो इसमें क्या कुछ और किरदार भी होंगे? ऐसे के बारे में कहना या कयास लगाना ही मूर्खता होगी, क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति की एक महिला है। इसके बारे में कोई कयास लगाना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। लेकिन राज कुशवाहा का ये कहना कि मुझे प्रेमी ना कहा जाए तो क्या निस्वार्थ भाव से अपराध कर रहे थे? डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, ये दोनों के बारे में मैं कह रहा हूं। डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, ये दोनों ने जिस तरीके से हत्या की बात, तो प्रेमी नहीं तो क्या निस्वार्थ भाव से किया था? पैसे तो तुम्हारे पास थे ही काफी। क्या कारण था कि तुमने इतने बड़े बड़े कांड, एक हत्याकांड और एक के बाद तुमने पहले जो स्वांग रचे बुर्के का इंतजाम किया, पैसे दिए, रकी कराया? ये
निस्वार्थ भाव से कर रहे थे, परोपकार के कर रहे थे, समाज सेवा के लिए कर रहे थे। जिसको मैं कहता हूं कि दिमागी तौर पे जो वहशी होते हैं वो कई तरीके से स्प्लिट पर्सनालिटी से वो ग्रसित होते हैं। कभी भाई, कभी प्रेमी, कभी पति, कभी कुछ, कभी अभिभावक, ये सबका जो है गड्ढबड्ढ होकर के कभी दिमाग में काम करते हैं। और इनका ये कह देना कि मुझे प्रेमी ने जब हत्या का तुमने स्वीकार कर ही लिया तो ये भी बता दो कि हत्या करने का कारण क्या था। ये सारी दुनिया जानती है कि तुम्हारे क्या संबंध थे। और ये तो छोड़ दो, तुम जो जितेंद्र है उसके बयान में क्या बातें आ रही हैं, जितेंद्र के बयान में क्या आ रही हैं। जितेंद्र के साथ साथ जो तीनों हत्यारे थे, सुपारी किलर, वो क्या कह रहे हैं, सोनम क्या कह रही है। तो 5 बयान एक तरफ और एक बयान एक तरफ। इनको बड़ी आपत्ति हो रही कहने को कि ये इनके प्रेमी हैं। सामान्य आदमी इस तरफ देखेगा भी नहीं, संबंध तोड़ लेगा, अपने को ब्लॉक करा लेगा, शहर छोड़ देगा, लेकिन ये हरकत नहीं करेगा, इस तरीके के अपराध नहीं करेगा। यहां तो मालूम होगा कि जैसे ये आइसक्रीम खरीदने जा रहे हैं, वनीला नहीं मिली तो स्ट्रॉबेरी ले लो, स्ट्रॉबेरी नहीं मिले तो चॉकबार ले लो, चॉकबार न मिले तो टूटी फ्रूटी ले लो। क्योंकि 3 स्टेट्स की पुलिस इसमें है, मेघालय, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मैं समझता हूं चारों स्टेट्स की पुलिस अब मिल करके जब गहराई से छानबीन करेगी तो अंजू जी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे। और मैं समझता हूं कि इस पूरे प्रकरण के ऊपर एक केस स्टडी होनी चाहिए और एक्सपर्ट्स जिसमें मनोवैज्ञानिक हो, मनोचिकित्सक हो, विवेचक हो, फॉरेंसिक एड्स इन्वेस्टिगेशन वाले हैं। क्योंकि इस तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त, मैं इनको दोनों को, सभी को मानसिक रूप से विक्षिप्त कहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने राजा की हत्या की है वो सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, करना तो बड़ी दूर की चीज है। तो अंजू जी इस कम से कम इस जघन्य हत्याकांड से कुछ जो नसीहतें लेनी है, जो लेसन्स ड्रॉन है, उसको लेकर के अंजू जी मैं समझता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक श्वेत पत्र और एक स्टडी करनी चाहिए कि किस प्रकार समाज का जो विघटन हुआ है, जो गिरावट आई है, जो हमारे बच्चों में इस तरीके का एक लोभ और लालच आ गया है, उसको कैसे उसको हम एड्रेस करें। पेरेंट्स का, माता पिता अभिभावकों का बच्चों पे नियंत्रण लगभग नगण्य हो गया है। तो क्यों नहीं वो अपने बच्चों को वो सही और गलत का रास्ता सिखा पाते हैं। संस्कार हम कैसे उनके अंदर निरूपित करेंगे और सद्गुणों का निरूपण कैसे होगा। ये कलुष और ये कलंक और ये तमस इनके दिमाग से कैसे जाएगा। मन में तो हिंसा भरी हुई है, मन में दूसरे के ऊपर आक्रमण करना लिखा है। अपने सुख के लिए हमें हत्या करने में भी सोचना नहीं पड़ रहा है। हम अपने तरीके से अपने हिस्से का सुख हम खींच के छीन करके दूसरे की थाली खींचना तो एक चीज है, लेकिन दूसरे का प्राण निकाल लेना ये बिल्कुल अलग बात है, पाशविक है, आसुरी प्रवृत्तियों का प्रागट्य प्रादुर्भाव है। इसको आप कैसे इसका निराकरण करेंगे, ये भारत सरकार और सभी सरकारों को, समाज सेवियों को सोचना पड़ेगा। अंजू जी सर एक चीज ये समझा दीजिए कि इस मामले में जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जो बयानबाजी ये देंगे, उसके आधार पर चार्जशीट तैयार होगी, उसके आधार पर इनके इर्द गिर्द फंदा कसा जाएगा, या क्योंकि गवाह तो इस मामले में कौन होगा सर, कोई गवाह भी बन सकता है, या इनमें से कोई अप्रूवर बन गया तो मामला बहुत आसान हो जाएगा। ये आपकी जब हमारी पहली डिबेट हुई थी तब हम लोग परिस्थिति जन्य साक्ष्य और सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात कर रहे थे। आज तो सबने अपना जुर्म इकबाल कर लिया, सुपारी किलर्स ने भी, सोनम ने भी और राज ने भी। जब सबने जुर्म इकबाल कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि जो पुरानी 164 सीआरपीसी का था, मजिस्ट्रेट के सामने सशपथ बयान करना, अब आज में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 में मजिस्ट्रेट के सामने सशपथ बयान दर्ज करा लेना, बात खत्म हो गई। फिर किसी एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। जब मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म स्वीकार कर लिया तो उसके बाद तो कोई एविडेंस बचता ही नहीं। बाकी जो एविडेंस है सर्कमस्टांशियल इतना पुख्ता है, इतना कड़ा है। आपके पास फाइनेंशियल ट्रेल है, फाइनेंशियल आपके वो है, यूपीआई से जितेंद्र ने सबको पैसे भी दिए हैं। राज कह ही रहा कि मैंने पैसे दिए, राज कह ही रहा मैं हत्या में शामिल हूं, सोनम कह रही मैं हत्या में शामिल हूं। और जो चेन ऑफ इवेंट्स आपके सामने आ रहा है इसमें तो कोई गुंजाइश बचती नहीं। संस्कृति केवल यही रहेगी। हम कितनी बार हमने एक ही प्रकरण में 2 बार डिबेट किया हो, इस प्रकरण में हमने 2 बार डिबेट किया है, तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। जिस तरीके से इन्होंने एक, जिसको कहते हैं फ्रैंकेनस्टीन, एक पिशाचनी की तरीके से, पिशाच की तरीके से एक निर्दोष, एक विश्वास करने वाले नवयुवक की हत्या की है, निर्मम हत्या की है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में फांसी होनी ही चाहिए, खासकर उसकी
विशाल की जिसने कि आक्रमण किया, राज की और सोनम की, ये फांसी के ही पात्र। वैसे तो मैं कहूंगा सभी फांसी के पात्र हैं, लेकिन अगर पिक एंड चूज माननीय न्यायालय करती है तो जुर्म दायर करने में सबसे पहले जो शुरुआत की है वो सोनम है और राज है, उसके बाद विशाल है, फिर उसके बाद बाकी लोग हैं, लेकिन सभी सजाए मौत के हकदार हैं। अंजू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बहुत ही ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं विभत्स हत्याकांड इसको कहा जाएगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा जाएगा। अब देखते हैं सर कितनी जल्दी मेघालय पुलिस इस मामले में चार्जशीट तैयार करती है और इनके इर्द गिर्द कानूनी शिकंजा कसता है। लेकिन जैसे जैसे खुलासे हो रहे सर, रोंगटे खड़े कर देने वाला कांड नजर आ रहा है। और ये वाकई जितने खुलासे हुए सर, उनसे यही लगता है कि पता नहीं सोनम किस तरह की माइंडसेट की लड़की थी। ऐसा काम तो शातिर अपराधी करते हैं बड़े प्लानिंग के साथ, और इसने भी हर चीज प्लान से की, ABCD सब तरह के ऑप्शंस रखे सर। आप सोचिए इतने सोच विचार करके उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और वो राजा रघुवंशी सर जिसकी शादी हुई थी, उसका क्या दोष था? तुम्हारा प्रेम था राज के साथ, कर लेती शादी, भाग जाती, लेकिन कम से कम एक निर्दोष इंसान को तो बख्श देती, उसको मारने की क्या जरूरत थी? सर आपने समय निकाला और इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।